नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। बात आज कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की और उस मामले की भी जो गले की हड्डी बन चुका है कांग्रेस के लिए। मसला नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का है, जो कभी कांग्रेस का माउथपीस हुआ करता था। उसमें गड़बड़ियों के इल्ज़ाम हैं और उसको लेकर लगातार पूछताछ चल रही है। पहले राहुल गांधी से पूछताछ हुई, जिसके वक्त में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, और अब सोनिया गांधी से भी पूछताछ चल रही है। पूछताछ का आलम यह है कि आज जब दूसरी बार उनसे पूछताछ शुरू हुई तो लंच के बाद अब तकरीबन 1.5 घंटे हो चुके हैं, तब भी ये पूछताछ चल रही है। लंच से पहले भी करीब 3 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ हुई है और उनको दोबारा बुलाया गया पूछताछ के लिए। उस पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस देश भर में सत्याग्रह कर रही है। दिल्ली में विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हमारे साथी हिमांशु शेखर जुड़ रहे हैं। हम आज देश की बात में इस पर बात भी करेंगे कुछ खास मेहमानों से, लेकिन पहले हिमांशु से बात। हिमांशु, क्या क्या हुआ है और आगे क्या क्या देख रहे हैं आप? क्या किस तरीके से डिटेन किया गया है? सोनिया गांधी की वापसी कब तक होगी, क्या बताया जा रहा है? देखिए, ईडी की तरफ से जो समन जारी किया गया था सोनिया गांधी को, उसके विरोध में पहले कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जब वहां उन्हें अनुमति नहीं दी गई तो वो फिर संसद भवन के बाहर आए और जो गांधी प्रतिमा है उसके सामने कांग्रेस के सांसदों ने पहले प्रदर्शन किया। उसके बाद एक सांकेतिक विरोध मार्च के जरिए वो पैदल चलकर संसद भवन से विजय चौक आए, जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। और यहाँ पर धारा 144 लगी है। यहाँ पर किसी भी राजनीतिक संगठन को, सामाजिक संगठन को किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। और इसलिए जब कांग्रेस के सांसद यहाँ पर आए और वो सत्याग्रह पर बैठे और उन्होंने यहाँ पर नारेबाजी की, तो पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने की कोशिश की गई। जब वो नहीं माने तो उसके बाद करीब 57 कांग्रेस के सांसद हैं, 34 लोकसभा के और 23 राज्यसभा के, जिनको हिरासत में यहाँ पर लिया गया। और यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर जो नई पुलिस लाइन है दिल्ली पुलिस की, किंग्सवे कैंप में, वहां पर एक मेस है, ऑफिसर्स मेस, उसमें उनको करीब 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। 57 सांसदों को वहां पर हिरासत में रखा गया है। और कुछ देर पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया है। वो डिटेंशन में है 4 घंटे से ज्यादा समय से, और उन्होंने इसमें कहा है, देश के राजा का हुक्म है, जो बेरोजगारी, महंगाई, गलत जीएसटी, अग्निपथ पर सवाल पूछेगा उसे कारागृह में डाल दो। भले ही मैं अभी हिरासत में हूं, भले ही देश में अब जनता की आवाज उठाना जुर्म हो, लेकिन वो हमारा हौसला कभी नहीं तोड़ पाएंगे। सूत्रों ने हमें यह भी बताया है कि राहुल गांधी ने जो 57 कांग्रेस के सांसद हैं उनके साथ एक बैठक भी की है ऑफिसर्स मेस में, जहां पर वो अभी हिरासत में हैं, और उसमें रणनीति तय की है संसद में आने वाले समय में कांग्रेस की क्या होगी। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के सांसदों को आज हिरासत में लिया गया और राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया है, उसके बाद जो टकराव है मानसून सत्र में, लगातार 7वें दिन आज कामकाज नहीं हो सका, वो टकराव कल और बढ़ सकता है। अभिषेक जी, और क्या कोई खबर कि सोनिया गांधी से पूछताछ कब तक खत्म हो सकती है? देखिए, अभी तस्वीर साफ नहीं है कि कब तक सोनिया गांधी से पूछताछ होगी, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो पूछताछ की जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत लंबी होती है, और इसमें जिस पर भी आरोप लगता है, जिससे पूछताछ होती है, उसे अपना जवाब लिखित में देना होता है। और हमने देखा कि राहुल गांधी के साथ भी कई दिन तक पूछताछ हुई थी, और उस वक्त भी देरी इसलिए हुई थी कि राहुल गांधी जो बात कहना चाहते थे उसको लिखित तौर पर देने में काफी वक्त लगा था। और बिल्कुल वही मेथोडोलॉजी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की सोनिया गांधी के साथ पूछताछ में भी है। इसलिए अभी तस्वीर साफ नहीं है, और न ही ये साफ हो पाया है कि जिन 57 कांग्रेस सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में रखा है वो उन्हें कब रिहा करेंगे और इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी मसले पर हम देश की बात में बात कर रहे हैं दो खास मेहमानों से। सुरेंद्र राजपूत हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और आलोक वत्स हैं, बीजेपी समर्थक हैं। आपने इनको कई बार देखा है। सबसे बड़ा सवाल राजपूत जी आपसे, आपके विरोध प्रदर्शनों में जनता का हित किधर है? अभिषेक भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही। जी, मैं बिल्कुल, अगर आप देखें कि हमारे सारे सांसद पिछले जब से सदन का सत्र शुरू हुआ है तब से महंगाई पर बात करना चाहते हैं, जीएसटी पर बात करना चाहते हैं, और सरकार का आप महंगाई, आज महंगाई वाली बात नहीं कर रहा हूं सर,
आपका सत्याग्रह जो सोनिया गांधी के पूछताछ के खिलाफ है उसमें पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, आप दो चीजें, मैं वही बात कह रहा हूँ। संसद में जब सबसे पहले हमने विरोध प्रदर्शन किया वो महंगाई पर इमीडिएट चर्चा के लिए किया, उसके बाद जब हमें अपनी बात नहीं रखने दी तो हम वहां बाहर, वो आपका काम है, बाहर आए जी, बाहर आए। और उसके बाद जो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत श्रीमती सोनिया गांधी जी को नाहक रूप से परेशान लगातार किया जा रहा है, आपके सामने है। आप तो अभिषेक जी जानते हैं, विद्वान प्रस्तोता हैं, कि अगर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट में आप पूछताछ करते हैं तो उसके लिए एक आपको एफआईआर चाहिए। आज तक आप हमें बता दीजिए कि अगर इस नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक नए पैसे का भी इधर से उधर हुआ या कोई एफआईआर हुई। सच बात यह है कि जो केस 10 साल पहले बंद कर, बिल्कुल मुझे ठीक है, मैं लेकिन नहीं, मुझे आप ये बताइए कि आपको देश की कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, अदालतें हैं आपके पास, आप वहां पर जाकर कहें। आपके विरोध प्रदर्शन किसी एक केस में, नेशनल हेराल्ड एक व्यक्तिगत केस है जिसमें एक के ऊपर इल्जाम है या 2 लोगों पर इल्जाम है, 10 लोगों पर इल्जाम है, उनको क्या इस प्रक्रिया से आप गुजरने भी नहीं देना चाहते हैं? मतलब अगर आप कहते हैं कि एक तरफ तानाशाही चल रही है तो आपका मिजाज भी तो कुछ वैसा ही है, आप इस प्रक्रिया का हिस्सा क्यों नहीं होंगे? आप इस प्रक्रिया का पालन करिए। मैं बिल्कुल आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि आपके यहाँ जवाब देने का मौका मिल जाता है, बाकी जगहों पर तो जवाब देने का मौका नहीं मिल पाता। 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज हम आपको बताएं कि हम किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के लिए पूरी तरीके से विधि सम्मत किसी भी कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं, हम सहयोग दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं। इसी कार को 2015 में इस केस को अरुण जेटली जी ने बंद कर दिया था। उसके बाद राजनीतिक विद्वेष के तहत इस केस को दोबारा शुरू किया गया, और दोबारा जब शुरू किया गया तो इनके पास न तथ्य है न सत्य है। जिस तरीके से 14 साल लगातार आरोपियों, इस प्रक्रिया के तहत अदालतों का क्या होगा? अदालतें तय कर लेंगे, क्योंकि भाई आप भी जी मेरे पास, मैं आलोक को भी, मैं वही आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। आप एक जिम्मेवारी ले लीजिए अभिषेक जी, कि अगर हम निर्दोष साबित होंगे और इस जो हमारा समय इतना गया है, जितना हमारा समय खराब हुआ है, जिस तरीके की बातें हुई, जिस तरीके की बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक चैनल और उनके समर्थक पूरे देश में हमको लुटेरे की तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इस देश में बहुत सारे केस हुए हैं, हवाला और जैन डायरियां भी हुई हैं, जिसमें एक डायरी के आधार पर उस समय के सबसे बड़े विपक्ष के नेता को किस तरीके से घेरा गया था, किसने घेरा था, इन तमाम चीजों में हमें नहीं जाना, बात बीत चुकी है, लेकिन मसला है कानून। जी आलोक जी, आप कुछ जोड़ना है? नहीं तो आप क्या डिग्री के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं क्या हमने इतना कम किया था, आप इतना ज्यादा कर रहे हैं? खैर आलोक जी बताए, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर आपसे भी कुछ कड़क सवाल है मेरे। ठीक है सुरेंद्र जी, आपको मौका मिला है। आलोक जी आप पूछिए। अभिषेक जी, मैं इनसे इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर पार्षद सेन के घर से ये रिकवरी हुई है और अगर इसी तरीके से 10-20 हजार आदमी सड़कों पर हंगामा करने लगे कि इनके साथ नरेंद्र मोदी जी गलत कर रहे हैं, तो उनको बरी कर दिया जाएगा? मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, नहीं आप दो चीजें सोनिया गांधी और नहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हाईकोर्ट से बेल क्यों मांगा था, सुप्रीम कोर्ट से बेल क्यों मांगा था, और दोनों जगह से ये बेल रिजेक्ट हो गया? इनको कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है। जब ईडी की तहकीकात से बात पूरी हो जाएगी तब एफआईआर दर्ज होगा, और एफआईआर दर्ज होने के बाद ये निश्चित तौर पर इन्होंने वहां पर एक फर्जी कंपनी बना के और पैसा लूटने का जो काम किया है, उसके तहत इनका जेल जाना अवश्यम भावी है। ये उसको जितना भी डिले कर लें, लेकिन ये उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉन प्रॉफिटियरिंग कंपनी बना के यंग इंडिया कड़क सवाल बता दे। ठीक है आलोक जी, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, आलोक जी मुझे एक बात बता दीजिए, जब 2014 के पहले हम सुनते थे कि जीजा जी को जेल में भेज देंगे, 2014 के पहले हम सुनते थे कि सोनिया गांधी राहुल गांधी ने जो करप्शन किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, उसमें जेल भेज दें। अब तो आप लोगों को 7-8 साल हो गए, आप लोग इतनी लचर ईडी क्यों चला रहे हैं? इतना स्लो, इतनी धीमी ईडी किस काम की, जिसमें बार बार आप पूछताछ के लिए बुलाते रहते हैं?
अगर आपके पास सबूत हैं, अदालतों की कार्रवाइयां करवा सकते हैं आप लोग, आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी तो जल्दी काम कर सकती ना, उससे क्यों नहीं करवा रहे हैं आप जल्दी काम? अभिषेक जी, हिंदुस्तान की न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी है, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकता। चाहे कोई भी मसला हो, त्वरित कार्रवाई या त्वरित उस पर रूलिंग अभी तक तो मेरे जेहन में नहीं आता है। ये लंबी प्रोसेस में खिंचती जाती है। चाहे कोई भी केस आप उठा के ले लीजिए, चाहे भ्रष्टाचार का हो, मर्डर का हो या किसी और तरीके का, ये न्यायिक प्रक्रिया पे उंगली में नहीं उठा रहा हूं, लेकिन करबद्ध प्रार्थना के साथ कह रहा हूं कि न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी है यहाँ की। इसके तहत जो भी सुरेंद्र जी, आप जल्दी से अपनी बात आप जोड़ना चाहते हैं उसमें, क्या जो भी आप आलोक बस जी पे कहना चाहते हैं जल्दी से आप कर दीजिए। जी, दो बातें मैं बड़ी साफ साफ कहता हूं। कहते एक बड़ा पुराना सा शेर था अभिषेक भाई कि अब हुकूमतों में यही गीत दोहराया जाएगा, जुल्म होता जिसने देखा मार डाला जाएगा। इन पर पूछताछ चल रही है। मुझे बोलना है या आलोक जी को बोलना है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे बोलना है, आप बोल लीजिए, आलोक जी को मौका मिलेगा, उस पर कार्रवाई होगी। मैं आपको तीन चीजें, आलोक जी ने तीन चीजें बड़ी गलत कही आपके चैनल पे, सत्य जाने चाहिए। पहली चीज तो हमारे पास ऑलरेडी बेल पहले से, हाई कोर्ट हम बेल के लिए नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट हम बेल के लिए नहीं गए। ये केस 2015 में बंद हो चुका था आलोक जी, और किसी भी क्रिमिनल केस के लिए पहले एफआईआर होती है, बाद में एफआईआर नहीं होती है। देश को भ्रमित करने की कोशिश मत कीजिए। इस आप पूछताछ के नाम पर जो कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जो आप बदनाम करने, अरे 2 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए, ठीक है, करने की साजिश रच रहे हैं और अपने और अपने समर्थक लोगों के द्वारा। आप तो भले इंसान हैं, मैं आपको एक बात जिम्मेवारी से कह देता हूं कि यह साजिश आपकी कामयाब नहीं हो पाएगी। आज आपने 19 सांसदों को जिनको भेजा है, बाहर निलंबित किया है, भाई वो तो कांग्रेस के सांसद नहीं थे। आप मुझे बता दीजिए कि आप दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। देखिए, आज सिर्फ मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि नेशनल हेराल्ड के मामले में जनता का हित कहां है? एक मसला 2 नेताओं पर चल रहा है या 5 नेताओं पर चल रहा है, उसमें विरोध प्रदर्शन हम सब, मतलब जो सड़क पर जो जनता है, जो ट्रैफिक वाले, वो उन सबका क्या कसूर है? उनके विरोध प्रदर्शन में आप इनको क्यों घसीट रहे? लेकिन ठीक है, आपने अपनी बात कर ली। मैं बस आखिरी बात आलोक जी आपसे पूछ रहा हूं, मैं एक ग्राफिक्स भी बता रहा हूं। आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट भी छापी है कि ईडी के मामलों में किस तरीके से बेतहाशा वृद्धि हुई है। आप लोग ट्रिपल, मतलब तीन गुना आप लोगों ने जांचें शुरू की हैं। आपके कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो आप मुझे ये बताइए कि 7-8 साल में आपने जो मसले हैं, ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में दिखाई नहीं देते हैं आपको भ्रष्टाचार के मामले? क्या वहां पर भ्रष्टाचार कम है या फिर सिर्फ आपको विपक्ष के नेताओं में ही दिखाई देते? देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप सेंटर से शुरू कीजिए, ऊपर से नीचे आती है भ्रष्टाचार। आज तक हमारा कोई आदमी पिछले 8 वर्षों में सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया गया है? वही चीज डाउन द लाइन गया है। किसी की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में या सेंटर में किसी मिनिस्टर को इतना दमखम नहीं है जो इस तरीके का भ्रष्टाचार में लिप्त हो और मोदी जी और अमित शाह के द्वारा छोड़ दिया जाए। जिनके ऊपर हल्की भी भनक आती है उनको तुरंत पार्लियामेंट मंत्री पद से चलता कर दिया जाता है। अगर भनक सी भी लग गई कोई दो केस बता दीजिए जिनको जान के रहिए कि हम भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के कवायद में हैं। और ये जिन लोगों ने इतने दिन तक मलाई खाया है, देश के एक चक्कर का पैसा लूटा है, एक एक करके हम सबसे हिसाब लेंगे। देर सवेर एक एक को हम जेल भेज के रहेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो लोग सपना देख रहे थे, उनका क्या हश्र है वो हम सब जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े। वक्त थोड़ा सा कम है, माफ़ी चाहता हूँ आपके लिए। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे पटना, कि पटना में आखिरकार सड़क पर क्या कर रहे हैं छात्र।
बिहार में बहुत कुछ बदहाल है, लेकिन शिक्षा की जो बदहाली है जिसके चलते बच्चे वहां से निकलकर दूर शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वो यूं ही नहीं चले जाते हैं। उसकी वजह है आज आपको बता रहे हैं। 3 साल की डिग्री यहां पे 6 साल में मिल रही है। मगध विश्वविद्यालय में अराजकता का ये आलम है और इसको लेकर छात्र सड़कों पर हैं। मेरा सेशन 2019 से 2022 है सर। हम लोग का अभी तक पार्ट 1 का डिग्री रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग का एग्जाम जो 2021 अक्टूबर में हो गया था, आज 10 से 11 महीना होने वाला, लेकिन अभी तक हम लोग का पार्ट 1 क्लियर नहीं हुआ, जबकि हम लोग का फाइनल 2022 में हो जाना चाहिए था। हम लोग का शोषण कब तक होगा? हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रदर्शन में शामिल प्रीतम कुमार बिहार के उन 1000 छात्रों में से एक हैं जिनका रोना है कि ना पढ़ाई नियमित होती है और ना परीक्षा, और 3 साल का सत्र अगर 5 से 6 वर्षों में खत्म हो जाए तो आप भाग्यशाली हैं। मेरा मांग ये है कि अभी तक 18-20 का सेशन का पीजी का नहीं कंप्लीट हुआ। जो सेमेस्टर 3 का एग्जाम हो चुका है, अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया और सेमेस्टर 4 के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इससे मांग है कि जल्द से जल्द इसका कराया जाए निरादान। हम लोग की मांग है, जो हम लोग का सेशन इतना लेट चल रहा है, 3 साल सेशन लेट है। ग्रेजुएशन का जो होता है 17 to 20 सेशन हमारा है, 3 साल में अभी तक हम लोग का ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं दिया गया है। ये क्या बना के रखे हैं? 6 साल में हम लोग को कौन सा डिग्री लेना है? 3 साल में हम लोग का ग्रेजुएशन का डिग्री पूरा करें, जिसमें 3rd ईयर का हम लोग 17 to 20 सेशन है। 3rd ईयर के एग्जाम हम दिए हुए थे दिसंबर में, 20 दिसंबर को 2020 दिसंबर में दिए थे, जिसमें 90% बच्चे को फाइल कर दिया गया है। क्यों फाइल किया गया? जब पूछा गया वहाँ पे कंट्रोलर से, तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर में गड़बड़ी था। उसका हम क्यों भुगते जब कंप्यूटर में गड़बड़ी था? तो ये छात्र जिस मगध विश्वविद्यालय से आते हैं वहाँ एक नियमित कुलपति तक नहीं है, और पुराने कुलपति और कई दूसरे लोग भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। लेकिन दिक्कत है कि राजभवन और नीतीश कुमार दोनों के बीच तालमेल ना होने से ना तो सत्र नियमित है और ना अधिकारियों का चयन हो पा रहा है। प्रोटेस्ट हम अपने रिजल्ट के लिए आए हैं। हमें हमारी जो लंबित रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। जो मेरा 10 महीना पहले एग्जाम हुआ था, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। हमें अपना रिजल्ट चाहिए। मांग जायज है। आखिर परीक्षाएं नियमित नहीं होंगी तो छात्र का तो समय बेकार होता है। और हम लोग सरकार की तरफ से हमने उनको ये भी कहा है कि आपको इसमें सरकार का जो सहयोग चाहिए सरकार करेगी, लेकिन परीक्षाएं समय से होनी चाहिए। और उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि अगले 6 महीना से साल भर में सभी विश्वविद्यालय के सभी परीक्षाएं नियमित हो जाएगी। शिक्षा बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो, शिक्षा का प्रबंध करो, बंद करो। बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र अपनी परेशानी के कारण आज अगर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं तो उसके लिए जिम्मेवार 2 ही लोग हैं। एक मेरे पीछे राजभवन में बैठने वाले राज्यपाल, जो इन सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, और दूसरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पिछले 16.5 वर्षों से अधिक से शिक्षा विभाग को अपनी पार्टी के कब्जे में कर रखा है। क्योंकि इन दोनों के पास विश्वविद्यालयों को सुधारने के लिए इच्छा शक्ति का न केवल अभाव है, बल्कि जब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आती है तो दोनों के हाथ पैर फूल जाते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मगध से कभी स्कॉलर तक्षशिला जाते थे और मगध का नाम पूरी दुनिया में उसकी पढ़ाई लिखाई और अच्छे से अच्छे टीचर स्कॉलर्स देने को लेकर था, और अब मगध विश्वविद्यालय का आप ये आलम देख रहे हैं। भले ही मगध के नाम पर मगध विश्वविद्यालय हो। हमारे साथी मनीष कुमार जुड़ रहे हैं। मनीष, बिहार से सबसे ज़्यादा बच्चे बाहरी शहरों में पढ़ने के लिए भी निकलते हैं, और क्या उसकी वजह यही है कि मगध विश्वविद्यालय एक अकेला ऐसा मामला है, या फिर मगध विश्वविद्यालय जैसे तमाम ये जो बीमारी है ये बिहार के और भी शिक्षण संस्थानों में छोटे या मोटे तौर पर फैली हुई? देखिए, ये मगध विश्वविद्यालय कोई अपवाद नहीं है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि मगध विश्वविद्यालय के छात्रों का आप एक तरह से उनकी बदहाली की कहानी इसलिए जान रहे हैं क्योंकि मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो बहुत सारे कॉलेज हैं वो राजधानी पटना में भी हैं।
और यही एक कारण है कि जब यहाँ छात्र वो राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए उनके तरफ जो है मीडिया का ध्यान इतना ज़्यादा उनके ऊपर स्पॉटलाइट है। लेकिन कमोबेश बिहार के हर विश्वविद्यालय में अगर आप जाएंगे तो यही स्थिति है। पटना विश्वविद्यालय की थोड़ी सी उनसे जो है आप कह सकते हैं कि वो थोड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन सबों की स्थिति कमोबेश सबों की खराब स्थिति है। ना पढ़ाई होता है, ना एग्जाम समय पर होता है। जो एग्जाम अगर हो भी गया तो उसका रिजल्ट कब आएगा कोई नहीं जानता है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण यही है कि जो राजभवन में बैठने वाले कुलाधिपति हैं, पिछले 8 वर्षों से जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है तो हर एक कुलपति जो हैं वो बीजेपी के कोई ना कोई वरिष्ठ नेता होते हैं। और ये कहा जाता है कि अधिकांश वीसी जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ही कुलपति बनते हैं, यानी कि पैसे का लेन देन होता है। और यही कारण है, जैसे मगध विश्वविद्यालय के जो पूर्व कुलपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके ऊपर बिहार सरकार के ईओडब्ल्यू ने, कोई ईडी या सीबीआई ने नहीं, बिहार सरकार जिसके मुखिया खुद नीतीश कुमार हैं और यहाँ पर बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं, ईओडब्ल्यू ने 20 करोड़ से अधिक के गबन का उनके ऊपर में एक केस दर्ज किया। लेकिन ये चार्जशीट नहीं हो रहा है, क्योंकि एक इम्प्रेशन यह है, खुद बीजेपी के विधायकों ने पिछले बार बजट सत्र के दौरान कई सारे मुद्दे उठाए थे विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में, और कहा यह जा रहा है कि राजभवन का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अपनी सरकार चलाने के लिए जब भी राजभवन उनके सामने एक तरह से स्टैंड लेता है किसी न किसी करप्ट अधिकारियों को या वीसी को बचाने के लिए, तो वो भी घुटने टेक देते हैं। और ये आप कह सकते हैं कि ये मिली भगत का खेल है। और लेकिन आज जो बिहार में अगर आप कहें कि अगर एनडीए सरकार फेल है, उसका आप एक उदाहरण दें, तो वो उदाहरण आपको बिहार के विश्वविद्यालयों में आप जाकर देख सकते हैं। अभिषेक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मनीष कुमार पटना से जानकारी दे रहे थे। मगध विश्वविद्यालय के छात्र उतरे हैं, लेकिन ये बीमारी बड़ी है और इसका खामियाजा उन परिवारों को भी भुगतना होता है। अंदाजा लगाइए, जो अपनी पेट काट कर अपने बच्चों को दिल्ली या दूसरे शहरों में पढ़ने के लिए सिर्फ इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उनके राज्य में पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था नहीं है, रिजल्ट तक टाइम पर नहीं आ रहे हैं। और बात करते हैं बिहार की एक दूसरी समस्या की, जो कि अभी मुंह बाय खड़ी है, और वो है सूखे की समस्या। इस वक्त में अगर बारिश नहीं हुई अगले एक हफ्ते, तो पूरे बिहार को ऐसा लगता है कि सूखाग्रस्त घोषित करना पड़ सकता है। सबसे ज्यादा मार धान के किसानों पर पड़ रही है। मानसून ने धोखा दिया है और उसकी जो भविष्यवाणी होती है विभाग के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा, सही नहीं साबित हुई। ये रोना है बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का, जिनके अनुसार राज्य के जिस 35 लाख हेक्टेयर इलाके में धान की खेती होती है, उसका 65% हिस्सा पड़ती पड़ा है। और किसान कह रहे हैं कि हालात अब विकट है। बहुत समस्या है। हमारे जगदीशपुर ब्लॉक में ग्राम पंचायत का 10% भी रोपनी नहीं हुआ है। जो 10% रोपनी हुआ है वो भी सूख रहा है, ट्यूबवेल भी फेल हो रहा है, यहाँ बिजली भी नहीं है, यहाँ बिजली भी नहीं है। किसान जो रोपा है उस रोपा भी वो भी सूख रहा है, बिचरा है, कुछ बिचरा सूख गया। हम लोग का सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग को सरकार से मुआवजा की मांग करते हैं। वर्षा नहीं होने के कारण हम लोग का खेत समय से नहीं रोपा रहा है, नहर में पानी भी नहीं आ रही है। कुछ स्टेट ट्यूबवेल भी जो है जिसको चालू नहीं किया जा रहा है, इसी तरह गला करके छोड़ दिया गया है। वो भी चालू होता तो हम लोग का खेत समय से रोपा जाता, कुछ फसल हो जाता, जिससे हम लोग का अनाज पानी हो जाता है, उसी से हम लोग का चलता है सब घर परिवार। कुछ इलाकों जैसे रोहतास जिले के शिवसागर ब्लॉक में बारिश और नहर के पानी से जो रोपाई हुई वो भी अब सूखने के कगार पर है। रोपनी नहीं होते, अकाले धूल उड़ता सिवान में, भगवान बारिश होते नहीं खन, हल्का खल पानी भइल बा, तो उसे का होके हर चल लगे जो तक पानी भइल ही नहीं खे। स्थिति अभी भी गंभीर है। कैसे? और रेनफॉल तो हुआ ही नहीं, तो जो हुआ उसको खरीफ में धान की खेती उसकी आवश्यकता के हिसाब से नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए रोपनी तो मुश्किल से 25-30% भी संभवतः नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि किसान हो या सरकार,
सब मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर आस लगाए बैठे हैं, लेकिन धीरे धीरे किसान अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। रोहतास से अजय पांडे और आरा से मिराज के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे मैंगलोर की कहानी। कर्नाटक में क्यों वहां पर एक पब पर जो कार्रवाई हुई है उसके उठ रहे हैं सवाल। मैंगलोर में एक पब में चल रही पार्टी को रोकना पड़ा। बजरंग दल के लोगों को शक था कि इस पब में लड़के और लड़कियां जो नाबालिग हैं उनको शराब परोसी जा रही है और इसके बाद ये पार्टी रोक दी गई। इसमें से पब ने कुछ लोगों को बाहर जाने के लिए कहा और कुछ को रहने दिया। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर नाबालिग लड़के लड़कियों को शराब परोसी जा रही है तो फिर पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। और दूसरा बड़ा सवाल है कि बजरंग दल को किसने अधिकार दिया कि किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जाकर वो इस तरीके से रेड करे। मैंगलोर के एक पब का दृश्य। बजरंग दल के कार्यकर्ता इसके बाहर जमा हुए। बाउंसर को कहा गया कि पता करो कि पब के अंदर नाबालिग शराब तो नहीं पी रहे। बाउंसर ने मैनेजर को बताया और पुलिस के मुताबिक कुछ लड़के लड़कियों को पब से निकल जाने कहा गया। What was told to the bouncer and bouncer in turn has spoken to manager and he has verified. मैनेजर ने कुछ लड़के लड़कियों को पब से बाहर भेज दिया और कुछ को मदिरा पान करने और खाने के लिए अंदर ही रहने दिया। Allowing some people to continue their dinner and consumption of alcohol. अब सवाल ये उठता है कि किस कानून के तहत कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। क्या प्रबंधन ने जिन लड़के लड़कियों को पब से निकाला वो नाबालिग थे? अगर ऐसा था तो मामला पब के खिलाफ भी बनता है कि नाबालिगों को शराब कैसे बेचेंगे। सवाल यह भी है कि शक होने की सूरत में पुलिस को सूचना देने की जगह बजरंग दल के कार्यकर्ता खुद पब जाकर क्यों धमकाने लगे। ನಿನ್ನೆಯ ಏನು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಿತ್ತರಾಗ್ತಿದೆ। ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ। मीडिया में कहा जा रहा है कि हमने पब पर रेड की है। हम वहाँ गए, ये सच है, लेकिन हमने कोई रेड नहीं की है। आपने सुना ही होगा कि पिछले सप्ताह एक प्रतिष्ठित कॉलेज में सामूहिक चुंबन का मामला वायरल हुआ था। हमें इस बात की सूचना मिली कि यही स्टूडेंट्स फेयरवेल के नाम पर यहाँ पर मौज मस्ती करने गए हैं। इनमें से कुछ नाबालिग भी थे। मौज मस्ती ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು ನಿಜ। ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ दरअसल कुछ दिन पहले नाबालिग लड़के लड़कियों का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था जिस पर एफआईआर भी दर्ज हुई। पब में पार्टी कर रहे छात्र छात्रा उसी कॉलेज के थे। मैंगलोर में ही एक पब के अंदर एक दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवा लड़के लड़कियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। तकरीबन 12 साल पहले एक बार फिर पब के बाहर जमावड़ा हुआ। ऐसे में पब प्रबंधन के साथ साथ पुलिस मामले की लीपापोती में जुट गई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और बात अब HIV पॉजिटिव मरीजों की जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी दवाइयां नहीं है। देश भर में तकरीबन यही आलम है कि उनको वक्त रहते दवाइयां नहीं मिल रही हैं। कोविड के वक्त में भी जो सबसे ज्यादा परेशान थे वो HIV पॉजिटिव मरीज थे। कई जगहों पर तो महीनों से नहीं है और कई जगहों पर 5 से 7 दिनों की दवाई ही मिल पा रही है। एनडीटीवी पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।